फिलहाल अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। और यहाँ से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपर थे वो सतीश कुमार। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एमसी प्रकार के यंत्र किस सप्लाई पर उपयोग किया जाता है। थोड़ा गौर से सुनेंगे, बढ़िया से ध्यान से। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का है, आप लोग जानते हैं। तो एमसी प्रकार के यंत्र जो है किस सप्लाई पर उपयोग किया जाता है। एमसी प्रकार के यंत्र यानी कि मूविंग कॉइल यंत्र हमारा जो होता है इंस्ट्रूमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पर कार्य करता है ना। यही अगर पूछता एमआई प्रकार के यंत्र यानी कि मूविंग आयरन यंत्र, तो वो हमारा एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पीएमएमसी यंत्र का कौन सा भाग भंवर धारा डैम्पिंग उत्पन्न करता है। पीएमएमसी का फुल फॉर्म पूछता है ना। तो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, है ना। किस टाइप का यंत्र है पीएमएमसी क्या फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, यानी एमसी टाइप ही है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है, परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। उसमें जो होता है, इसमें कौन सा भाग जो होता है वो भंवर धारा डैम्पिंग यानी ईडी करंट डैम्पिंग जो है उत्पन्न करता है। तो इसमें हमारा जो होता है एक सॉफ्ट आयरन का बेलनाकार कोर होता है। क्या होता है इस यंत्र में, सॉफ्ट आयरन का बेलनाकार कोर होता है, जो कि हमारा भंवर धारा डैम्पिंग को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि VTVM का इनपुट प्रतिरोध सामान्यतः होता है। तो VTVM के भी फुल फॉर्म पूछता है। तो VTVM हमारा जो होता है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। क्या होगा फुल फॉर्म, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। ये सब आप लोगों को ऑलरेडी बोले हैं। सोल्यूशन क्लास में कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना है और नोट भी करना है कुछ कुछ पॉइंट्स, है ना। तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम में होता है। मेगा ओम में भी कितना, तो ये हमारा 10 मेगा ओम होता है। कितना होता है, 10 मेगा ओम। थोड़ा फटाफट करेंगे, समय ज्यादा लग जाता है सॉल्यूशन क्लास में। नेक्स्ट हमारा है कि अल्प अतिभार समय में, ठीक है ना, मतलब बहुत कम समय में और ज्यादा भार में परिपथ में मीटर जो होता है उसका जो पैमाना होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। तो समय कम है, भार अधिक है, उस कंडीशन में हमारा जो सर्किट में जो मीटर लगा हुआ है उसका पैमाना किस टाइप का होगा, है ना। तो ये हमारा होता है विस्तारित पैमाना। विस्तारित मतलब विस्तृत रूप, समझ पा रहे हैं आप लोग, विस्तृत रूप, कोई भी चीज का विस्तृत रूप, है ना। आगे बढ़ते हैं कि आप क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप क्या करेंगे जब अमीटर को सीटी के सिरे से अलग करेंगे। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारा अमीटर है, ठीक है ना, अमीटर को अगर सीटी के सिरा से अलग करेंगे, यानी हमारा करंट ट्रांसफार्मर है उसके सिरा से अलग करेंगे अगर अमीटर को, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अमीटर को अलग करने से पहले सीटी के सिरे को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है ना। हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर के जो सिरा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। उसके बाद जो है अमीटर को उसमें से निकालते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे और अमीटर को अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो इतना मतलब शॉक लगेगा, बहुत जबरदस्त मतलब शॉक लगेगा, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति हम लोगों को हो सकती है ना। तो सबसे पहले सीटी के सिरों को शॉर्ट सर्किट करेंगे, उसके बाद जो है अमीटर को अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अंतर है ना। VVI क्वेश्चन है ये भी। क्या आप सावधानी अपनाएंगे जब वोल्ट मीटर को विभव ट्रांसफार्मर से अलग कर रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन है। विभव ट्रांसफार्मर मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट में हम लोग दो टाइप के पढ़े थे ना, सीटी और पीटी। तो सीटी के बारे में अभी हम लोग देखे, ये है विभव ट्रांसफार्मर यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो उसमें हम लोग क्या सावधानी अपनाएंगे, जब वोल्ट मीटर को विभव ट्रांसफार्मर से अलग करेंगे, ठीक है ना,
दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विभव ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा जो खुला हुआ है उसे इंसुलेटेड करके रखना चाहिए। सेकेंडरी सिरा जो है, एनडी आंसर अहमद, आई डोंट लाइक योर डीपी। ठीक है, विभव ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा जो खुला हुआ है, सेकेंडरी सिरा जो ओपन है उसको क्या करेंगे, इंसुलेटेड कर देंगे, है ना, इंसुलेट कर देंगे। उसके बाद जो है वोल्टमीटर को अलग करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ये लड़का गलत किया है कि हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए लगाया गया जो मीटर होता है वो किसका एक उदाहरण है ना। हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर जो लगाते हैं विद्युत ऊर्जा को मेजर करने के लिए, वो किसका एक उदाहरण है। तो ये हमारा होता है इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र। इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र, नोट संकेतक एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा जो आता है एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र है। ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जितने भी क्वेश्चन है 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारा होता है चक की का। क्या होता है, चक की होता है। जो आप लोग फीटर सेक्शन में गए थे, याद है, कुछ टूल्स वूल्स दिखाने के लिए, तो वहां पे आप लोगों को मैंने दिखाया था। वो ड्रिल बिट अलग अलग साइज में होता है ना, अलग अलग साइज में होता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल मशीन में जो है उसको कसते हैं। तो उसको कसने के लिए की आता है ना, चाबी जिसको बोलते हैं, तो वो होता है हमारा चक की। इलेक्ट्रीशियन चाकू में कितने ब्लेड होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना, 2 होता है। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारा काफी ज्यादा होता है, हाई रेंज में होता है, यानी मेगा ओम में। तो उसका हम लोग मेजर करने के लिए मेगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि एक घर में 4 किलोवाट का लोड जुड़ा हुआ है तथा इसे सिंगल फेज आपूर्ति दी जा रही है। इस घर के लिए किस प्रकार के एनर्जी मीटर की सिफारिश होगी। तो देखिए, अगर 4 किलो का लोड लगा हुआ है हमारे घर में, है ना, और सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ा गया है, तो इस प्रकार के घर के लिए, मतलब इस घर के लिए जो हमारा एनर्जी मीटर जो लगाएंगे, है ना, ये जो हमारा लोड है 4 किलोवाट का जो लोड है और सिंगल फेज जो सप्लाई आ रहा है, उसमें जो हम लोग एनर्जी मीटर यूज करेंगे वो कितना एम्पियर का होना चाहिए। तो 30 एम्पियर का होना चाहिए, है ना। एनर्जी मीटर जो हमारा है वो 30 मीटर के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, ये सब डाटा है जो कि ये सब याद करने वाला है। इसमें कुछ समझाने और समझने की जरूरत नहीं होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये सब डाटा वाला क्वेश्चन जो कि याद रखना होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एब्सोल्यूट यंत्र कौन सा है। एब्सोल्यूट यंत्र जो होता है हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एब्सोल्यूट यंत्र के श्रेणी में आता है। ठीक है, एब्सोल्यूट यंत्र हमारा जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो जो होता है वो एब्सोल्यूट यंत्र के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी अभी हम चर्चा भी किए थे कि एमआई प्रकार के यंत्र में किस सप्लाई पर यूज किया जाता है। एमआई मतलब मूविंग आयरन। मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस सप्लाई पर यूज किया जाता है। तो ये हमारा होता है एसी और डीसी। बाबू ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एमसी और एमआई, ये एग्जाम में आना तय है यहाँ से। ठीक है ना, तो एमआई प्रकार के यंत्र हमारा एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या मापने के लिए मेगर को बनाया गया है। तो मेगर हम लोग का अभी आप लोग देखें कि हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो काफी हाई होता है ना, बहुत ऊंच होता है। तो ये उच्च रेजिस्टेंस को, बहुत ऊंच रेजिस्टेंस को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का नियंत्रण उपल एक संकेतक यंत्र है जिसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे आप लोग। कहीं से थोड़ी सी साउंड आ रही है बाबू।
क्या प्रॉब्लम है बोला जाए। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है बोला जाए। नहीं यहाँ तक सर। ठीक ठाक है। यस सर। सर हम बोल रहे थे ना सर, हाँ बोलिए बोलिए। जब जब पहले बताए कि 4 किलो वाट वाला, 4 किलो घंटा वाला था, जब 30 एम्पियर बताए सर, हमें 5 किलो रहता था सर। लगभग वही हेलो, लगभग वही का उसका अलग। पार्टिसिपेट कम होते जा रहा है यहाँ पे जी। 20 से देख रहे हैं 18 हो गया। लगभग वही दीपक कुमार रहेगा, है ना। वैसे ही सब डाटा वाला है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा मतलब। सर तो इसको बनाने वाला कोई फार्मूला ना होगा सर? फार्मूला और ये सब पावर फैक्टर के जैसे वैल्यू पूछता है तो उसका क्या है, उसका कुछ नहीं है, बस उसी तरह से उड़ाता है। उसमें उसका डाटा है जिसको कि याद रखना पड़ता है। अब जिससे 35 SWG का हमारा अगर कॉपर का वायर है तो उसमें आप लोग जानते हैं ना कि हमारा कितना 5 एम्पियर। तो उस तरह से और है अलग अलग SWG के लिए अलग अलग उसमें हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं। तो ये सब कुछ डाटा होता है ना, जिसको कि क्या करना होगा, याद करना होगा। समझ रहे हैं ना। हाँ तो उसी तरह से ये भी है। एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं थोड़ा। बाकी अफसोस हो रहा है थोड़ा कि मात्र आज 24 लोग ही पार्टिसिपेट हो पाए हैं इसमें। समझ रहे हैं। अब रक्षाबंधन मनाए फिर भी मतलब रेस्ट करने के बावजूद भी यही हाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे कि किस प्रकार का नियंत्रक बल एक संकेतक यंत्र है जिसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। ठीक है। तो हमारा जो ये नियंत्रक बल जो होता है वो संकेतक यंत्र में अगर जैसे स्प्रिंग नियंत्रक बल जो होता है जिसमें हम लोग स्प्रिंग के द्वारा उसको क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो उसको वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल किसी भी तरह से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा होता है स्प्रिंग नियंत्रक। ठीक है ना, मतलब उसको किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल किसी भी स्थिति में इसको रख सकते हैं, हमारा जो स्प्रिंग नियंत्रण जो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का वाट मीटर केवल एसी पर उपयोग होता है, सिर्फ और सिर्फ एसी पे। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि ये इंडक्शन प्रकार यानी कि प्रेरण प्रकार के वाट मीटर, चाहे प्रेरण प्रकार यानी इंडक्शन प्रकार के कोई भी मीटर है, कोई भी मीटर इंडक्शन प्रकार के कोई भी मीटर है तो सिर्फ और सिर्फ वो किस पे काम करेगा, एसी पर कार्य करेगा, है ना। ये हमारा वाट मीटर के बारे में पूछ रहा है ना, जो कि केवल एसी पर कार्य करता है। तो ये इंडक्शन प्रकार के, इंडक्शन प्रकार कहने का मतलब प्रेरण प्रकार उसको हिंदी में बोलते हैं। तो हमारा प्रेरण प्रकार के कोई भी मीटर होगा तो सिर्फ और सिर्फ एसी पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एनर्जी मीटर की त्रुटि प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ये VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आना लगभग फिक्स है। ठीक है ना। हमारा कोई भी एनर्जी मीटर है उसमें इरर परसेंटेज, है ना, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है दर्ज ऊर्जा। दर्ज ऊर्जा कहने का मतलब है कि रिकॉर्डेड एनर्जी, है ना। हमारा जो एनर्जी मीटर है उसमें से क्या करेंगे कि दर्ज ऊर्जा यानी कि एनर्जी को पहले रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड किए, मीटर का एनर्जी को रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद क्या है कि वास्तविक ऊर्जा, एक्चुअल एनर्जी, वास्तविक ऊर्जा, है ना। तो रिकॉर्डेड एनर्जी माइनस एक्चुअल एनर्जी बटा में एक्चुअल एनर्जी मतलब ऊर्जा, है ना, गुणे 100। ठीक है, क्या होगा, दर्ज ऊर्जा माइनस वास्तविक ऊर्जा बटा में वास्तविक ऊर्जा गुणे परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
इसको याद रखेंगे। एरर त्रुटि, एरर परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में बोला जाए तो रिकॉर्डेड एनर्जी माइनस एक्चुअल एनर्जी बटा में एक्चुअल एनर्जी गुणे 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में लगभग 5 एम्पियर तथा 10 एम्पियर की धारा माप की जानी है। दोनों मानों का अधिक शुद्धता से मापने के लिए आप इनमें से किस अमीटर का उपयोग करेंगे, है ना। तो देखिए, हमारा जो कोई भी सर्किट है जिसमें 5 एम्पियर और 10 एम्पियर की धारा मेजर करना है, तो हम जो अमीटर को यूज करेंगे, ठीक है ना, एम्पियर मीटर को जो यूज करेंगे, तो उसका रेंज कितना से कितना होना चाहिए, जिससे कि हम लोग 5 एम्पियर और 10 एम्पियर दोनों माप सकते हैं, है ना। तो उस हमारा अमीटर का जो रेंज होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, 0 से 10 एम्पियर, है ना, 0 से 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल जो होता है वो क्या होता है, विक्षेपक बल। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि बाबू अगर कोई दिक्कत, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए, है ना, आवश्यक बल जो हमारा होता है, ठीक है, वो माने इंडिकेटिंग टाइप जो हमारा यंत्र होता है उसको चलाने के लिए हम लोग किस बल की जरूरत होता है, किस बल की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा होता है विक्षेपक बल, यानी कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स, है ना। आप लोग को याद होगा कि ये सब डैम्पिंग फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये सब जितना है, या मीटर के बारे में जब शुरू से हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे थ्योरी में, कितना अच्छा से समझाए थे, है ना, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है। तो हमारा अमीटर जो होता है, अमीटर ये हमारा संकेतक यंत्र के श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नहीं रहा सर, चल आवाज नहीं जा रही है, हेलो, डिस्प्ले पर दिख नहीं रहा सर, स्क्रीन शेयरिंग करिए ना सर। एक मिनट, नहीं किया सर। ओ माय गॉड, दोबारा से लगता है कि डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे ना। कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ थे कि चल कुंडली यंत्र, यानी कि चल कुंडली यंत्र। देखिए, हिंदी वर्ड पे भी ध्यान देना है बाबू, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। खास करके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा ये टेढ़ा चैप्टर भी है। चल कुंडली यंत्र यानी कि एमसी यंत्र में, है ना, मूविंग क्वाइल यंत्र में डैम्पिंग टॉर्क विकसित किया जाता है ना। तो आप लोगों को मैंने बताया था ये भंवर धारा से, यानी कि ईडी करंट से हमारा जो एमसी टाइप यंत्र जो होता है उसमें जो डैम्पिंग टॉर्क जो हमारा होता है वो किसके द्वारा विकसित करते हैं हम लोग, तो ये हमारा होता है भंवर धारा से, है ना। अगर कोई अनम्यूट होगा तो आप लोग म्यूट हो जाएं। वैसे थोड़ी सी आवाज आ रही है शायद, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है कि क्या है। तो ये हमारा होता है भंवर धारा, है ना। डैम्पिंग टॉर्क विकसित करने के लिए किसका यूज करते हैं, भंवर धारा को। दीपक कुमार 1380, आप बाबू अनम्यूट हैं, है ना, शायद वहीं से आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर में विक्षेपक बल, ठीक है, विक्षेपक बलाघूर्ण किसके समानुपाती होता है। डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र जो हमारा होता है, डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर में हमारा जो विक्षेपक बलाघूर्ण जो होता है वो किसके समानुपाती होता है। तो ये हमारा स्थिर कुंडली और चल कुंडली, स्थिर मतलब फिक्स, है ना, स्थिर मतलब फिक्स क्वाइल, और चल कुंडली मतलब मूविंग क्वाइल। ये चल कुंडली और मूविंग क्वाइल में जो करंट होता है ना उसके समानुपाती होता है, ठीक है। ये विक्षेपक बलाघूर्ण जो होता है वो वाट मीटर का, डायनेमो प्रकार के जो वाट मीटर है वो किसके समानुपाती होता है, स्थिर कुंडली और चल कुंडली के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है
तो ये आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ को यंत्र में प्रयुक्त अस्थायी चुंबक के लिए वरीयता दी जाती है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं एल्निको। ये किस बेस पे लड़का मारा है, कार्बन। एकदम गधा लड़का, इतना पढ़ा लिखा करके गोबर कर दिया इस सीधे। अरे अस्थायी प्रकार के चुंबक बनाने के लिए हम लोग एल्निको, निकेल, कोबाल्ट, आयरन ये सब कुछ आ जाता है ना जी। तब बाद में इंटरनेट में आया था। एल्निको जो कि सबसे बड़ा हमारा सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। इससे हम लोग शक्तिशाली चुंबक बनाते हैं एल्निको से। तो ये अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे बेस्ट हमारा जो होता है वो एल्निको। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है निकेल, कोबाल्ट, आयरन ये सब है ना, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरो, डाया, पारा पढ़ाए थे ना। निम्न में से किस विद्युतीय मात्रा के माप आप मूविंग क्वाइल यंत्र से कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि मूविंग क्वाइल यंत्र, तो मूविंग क्वाइल यंत्र हमारा जो होता है आप लोग जानते हैं एमसी टाइप का हमारा जो यंत्र है सिर्फ और सिर्फ डीसी पर कार्य करता है। तो ये हमारा डीसी वोल्टेज और डीसी धारा को ही मेजर कर सकता है ना। तो डीसी धारा और डीसी वोल्टेज ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, है ना। अगर चांदी रहेगा तो चांदी मारेंगे, सबसे कम चांदी का, उसके बाद कॉपर का। लेकिन चांदी हम लोग यूज नहीं करते हैं, कॉस्टली होने के कारण कॉपर का यूज करते हैं। तो ये सबसे कम रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो कॉपर का होता है ना। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मापन की जांच मल्टीमीटर से नहीं हो सकती है, ठीक है ना। मल्टीमीटर के द्वारा किसका मेजर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि मोटर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग मल्टीमीटर के द्वारा नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा मेगा ओम रेंज के इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है हमारा मेगा ओम रेंज में होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए मल्टीमीटर से हम लोग जो है उसका मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध, चाहे कोई भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यहाँ मोटर दिया हुआ है, कोई भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, हम लोग मल्टीमीटर के द्वारा नहीं मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्रतिरोध होता है, पृथ्वी का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध में स्वर्ण रंग का कोड सूचित करता है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है बाबू। स्वर्ण रंग मतलब गोल्डन कलर, गोल्डन कलर का कोड क्या होता है। सब रेजिस्टेंस में पढ़ाए थे ना जी, रजिस्टर कलर कोडिंग याद है। कलर कोडिंग निकालने के लिए आप लोगों को याद करने के लिए एक जो सूत्र बताए थे कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद आ रहा है ये फॉर्मूला। कलर कोडिंग जब पढ़ा रहे थे उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी कि हमारे एक बीबी रॉय नाम के एक लड़के थे, मतलब जो भी समझिए साइंटिस्ट थे इंडिया के, जो कि ब्रिटेन में गए थे, मतलब साइंटिस्ट नहीं थे, मतलब पढ़ने के लिए गए थे ब्रिटेन में। वहाँ गए तो उन्होंने क्या किया कि मतलब खूब एक अच्छा सा अपने लिए पत्नी ढूंढ लिए, है ना, इसलिए कहा जाता है, और वो लेकर के इंडिया में आए। तो उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया क्या, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। ये 0 से लेकर के 9 तक हमारा आ जाएगा कलर कोडिंग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आता है ये गोल्डन कलर के बारे में चर्चा हो रहा है। तो गोल्डन कलर में आप लोगों को प्लस माइनस कितना होता है, 5%, है ना। सिल्वर के लिए कितना होता है, प्लस माइनस 10%। नो कलर भी पूछता है तो नो कलर हमारा होता है प्लस माइनस 20%, ठीक है। नो कलर कितना, प्लस माइनस 20%।
अगर गोल्डन कलर पूछेगा, जो कि अभी अभी पूछा हुआ है, तो प्लस माइनस 10%। सिल्वर के अगर पूछेगा चांदी का कलर कोड, तो ये हमारा होता है प्लस माइनस 10%। बाकी सब वो 0 से लेकर के 9 तक उस फार्मूला के माध्यम से आप लोग को फिर से एक बार रिवीजन करना होगा, तो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर या मल्टीमीटर का प्रयोग करने से पहले, देखिए रेजिस्टेंस हम लोग मापते हैं, तो मल्टीमीटर तो जानबे करते हैं आप लोग कि तीनों चीज मेजर कर सकता है ना। तो ओम मीटर हमारा रेजिस्टेंस मेजर करता है, तो मल्टीमीटर या ओम मीटर का यूज अगर रेजिस्टेंस मापने के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या चीज करना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स था जो कि ऑप्शन में आप लोग देखे होंगे और उपरोक्त सभी मारे हैं, जो कि राइट आंसर है। तो इसके संकेतक को यांत्रिक रूप से अनंत पर सामंजस्य करना चाहिए, जो इसका संकेतक होता है। उच्च प्रतिरोध प्रास चुन लेना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो किस टाइप का रेजिस्टेंस है, कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अधिक से अधिक रेंज पे उसको सेट करेंगे, है ना। विभव द्वारा इसकी जांच को शॉर्ट सर्किट करके संकेतक को शून्य पर सेट कर लेना चाहिए, है ना। कुछ कुछ ऑप्शन होगा जो कि आप लोग देखे होंगे, इस तरह से और कुछ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के समानुपाती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से सूचित किया जाता है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से सूचित किया जाता है। XL बराबर हमारा फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2πfl, 2πfl, ठीक है। XL इजकल टू हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2πfl। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है कि फास्फोर ब्रांच मिश्र धातु का उपयोग संकेतक यंत्र में स्प्रिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि मिश्र धातु में होता है। देखिए हमारा जो इंडिकेटिंग टाइप यंत्र जो होता है, ठीक है ना, इंडिकेटिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें स्प्रिंग के लिए, ठीक है, उसमें जो हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो स्प्रिंग होता है वो किसका होता है, फास्फोर ब्रॉन्ज LY होता है, यानी मिश्र धातु होता है। तो ये फास्फोर ब्रॉन्ज मिश्र धातु का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका निम्न विशिष्ट प्रतिरोध के कारण हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बैटरी से चलने वाले डिजिटल मल्टीमीटर में LCD सबसे सामान्य रूप से उपयोग होता है ना। तो इसका कारण क्या है, तो देखिए क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, है ना। डिजिटल मल्टीमीटर है हमारा, बैटरी से चलने वाले डिजिटल मल्टीमीटर है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि LCD सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, LCD। तो इसका इस्तेमाल करने का मेन जो हमारा कारण है वो क्या है, तो इसमें देखिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं आए दिन ज़्यादा ये सब यूज करते हैं, है ना। इसमें जो होता है पावर की केवल अल्प मात्रा की ज़रूरत होती है। इसमें हम लोग को जो पावर चाहिए, कहने का मतलब है कि VI जो चाहिए वो काफ़ी कम चाहिए, ठीक है, कम मात्रा में ज़रूरत होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बैटरी वाले पोर्टेबल डिजिटल मीटर में किया गया माप क्या होगा। जाहिर सी बात है कि हमारा ये पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर है, क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर है, उसमें बिना बैटरी वाले हैं, यानी कि बैटरी नहीं है उसमें लगा हुआ, तो क्या वो वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, है ना। तो कोई माप संभव नहीं है, ठीक है, उसमें बैटरी ही नहीं है तो काम कहाँ से करेगा, माप भी नहीं करेगा, नहीं मेजर करेगा, ठीक है। तो कोई माप संभव नहीं है।